सभी भाई बहनों को नमस्कार। बड़े बुजुर्गों को का आशीर्वाद। मैं आप सबके सामने यह एक तस्वीर लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, यह तस्वीर किसी आम इंस्टीट्यूट की नहीं है। यह तस्वीर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की है, जहाँ पे एडमिशन लेना लोगों का सपना होता है। जहाँ से पीएचडी में एडमिशन लेना तो एक बड़ा सपना होता है। परंतु दोस्तों, मैं एक दूसरा सच भी आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। प्लीज धैर्य से सुनना। एक बार आप मेरी बात सुनना। आप सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको बहुत आभारी रहूंगा। यहाँ पे इनजस्टिस होता है पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ में। डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रीजन वाइज डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेरा ये जो बात जो मेरे सामने आई, वो एक सिंपल सी चीज थी जिसको मैं सर्च करते करते मैं जब पहुंचा तो मुझे पता चला कि देखो क्या क्या हो रहा है। एक सिंपल सा मेरा क्वेरी थी कि पीएचडी स्टूडेंट्स की क्लासेस अलग क्यों नहीं होती, क्यों नहीं डेडिकेटेड कोर्स होता है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, जबकि यूनिवर्सिटी के रूल्स एप्लीकेबल, जो रूल्स उस टाइम पे जो भी एप्लीकेबल थे, हो सकता है कि आज ये रिपील हो गए हों, आज ये खत्म हो गए हों, बदल गए हों, लेकिन उस वक्त के जो एप्लीकेबल रूल्स थे वो ये कहते हैं कि देखो, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि जो पीएचडी का कोर्स होगा, वैसा कोर्स, उसका कंटेंट या उसका कोर्स एमफिल एंड मास्टर्स में नहीं होना चाहिए। इसका रूल बनने का मीनिंग ये है कि इससे पहले भी किसी ने हिम्मत की होगी, लेकिन कुछ लोग जो दबंग लोग हैं वो नहीं माने। अब हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। होता यह है कि जो डी स्कूल में नोटिफाइड नहीं होता, जो नोटिफाइड होता है वो फॉलो नहीं होता, और जो फॉलो होता है वो नोटिफाइड नहीं होता। ऐसी क्या चीज है जो कि नोटिफाइड नहीं होती है? सबसे पहले डीआरसी की मिनट्स, डिपार्टमेंटल मीटिंग्स की मिनट्स, पीएचडी का रिजल्ट, कोर्स वर्क का रिजल्ट, इवन की पीएचडी के टाइम टेबल और एग्जामिनेशन के शेड्यूल कहीं पर भी नोटिफाइड नहीं होता। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है ना, हम इंडिकेटर बेस्ड ले लेते हैं, हम इकोनॉमिक्स के हैं तो कुछ इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं। जो दूसरी यूनिवर्सिटीज है वो क्या कर रही है, वो एक डेडिकेटेड कोर्स, उनके डेडिकेटेड पेपर्स होते हैं, जो उनके टीचर्स होते हैं, उनकी नज़र में पीएचडी स्टूडेंट्स की बड़ी इज्जत होती है। और जो दूसरा गाइड के अलावा जो दूसरा फैकल्टी मेंबर होगा, वो भी आपकी रेस्पेक्ट करेगा, जबकि यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एटीट्यूड है टीचर्स का, वो सपोर्टिव होता है स्टूडेंट्स के लिए, पर यहाँ नहीं है। जो भी कोर्स वर्क के लिए जो पेपर ऑफर किया जाता है, वो आपके रिसर्च वर्क के कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेटेड होता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है। मेजोरिटी जो यूनिवर्सिटीज है उसमें ऐसा होता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। इसी तरह से टीचर्स का पब्लिकेशन स्टूडेंट्स के साथ में थोड़ा कम ही देखने को मिला है, जो कि एक आम बात होती है। इसी तरह से जो कोर्स वर्क है, जो यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड यूजीसी के रूल्स है उससे अलाइन होता है, पर यहाँ बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से जो एक्टिव स्टूडेंट बॉडी है वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नहीं है। स्टूडेंट के वेलफेयर की तो यहाँ कोई बात ही नहीं करता, यहाँ तो दूसरी चीजों की बातें होती है। इसी तरह से फंड का मिसयूज, जो मुझे सुनने में आया, जो मैंने अपने लेवल पे जो पता किया, फंड का मिसयूज अच्छे से होता है। लोग प्रोजेक्ट में मिले हुए फंड को अपने पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल घूमने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, होटल में रुकने के लिए उस फंड को यूटिलाइज करते, कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाना चाहता, किसी की नजर भी नहीं पड़ती। इसी तरह से जो आपका स्टूडेंट्स के लिए जो बिहेवियर है, वो अधिकतर यूनिवर्सिटीज में पॉजिटिव होता है, सपोर्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा नहीं है। केवल अपने जो नियर एंड डियर स्टूडेंट्स होते हैं, जो आपकी भाषा बोलते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए आपका पॉजिटिव होता है। बाकी जनरल मेरिट से आए हुए स्टूडेंट्स का तो यहाँ पे बुरा हाल करके रखा जाता है। इसी तरह से जो नंबर ऑफ पीएचडी सबमिटेड है, वो भी यहाँ पे प्रोपोर्शन टू फैकल्टी होता है दूसरी यूनिवर्सिटीज में, जबकि यहाँ पे बहुत कम है। बहुत सारे तो ऐसे टीचर हैं जो रिटायर कर गए और उनके अंडर में मुश्किल से एक या दो पीएचडी सबमिटेड हुई है। इसी तरह से यहाँ पे जो पावर का मिसयूज है, वो स्टूडेंट्स को सबक सिखाने के लिए ही होता है बेसिकली, और तो क्या ही कर सकते हैं। एक स्टूडेंट्स को, पीएचडी के स्टूडेंट्स को अच्छे से सबक सिखाने के लिए, या
कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स लेने के लिए पावर का अच्छे से मिसयूज होता है। फंड यूटिलाइज करना तो एक बात है ही जो मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। इसी तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे बहुत हाई लेवल पे होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आप देखोगे कि जो एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी रूल्स हैं वो अधिकतर फॉलो होते हैं, अधिकतर हमेशा फॉलो होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होते हैं। जब होते हैं जब सुटेबल होते हैं। इसी तरह से यूजीसी के रूल्स भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स भी, लेकिन डिपार्टमेंट की पोजीशन है वो यूनिवर्सिटी से, यूजीसी से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बड़ी है। अगर यूनिवर्सिटी इनके डिपार्टमेंट की डीआरसी में अगर कुछ डिसाइड हो जाए तो वो रूल यूजीसी के नोटिफाइड गजट से भी ऊपर हो जाता है। ऐसा मैंने पाया है, ये मैंने देखा है, जो मैं आने वाले उसमें भी आपके सामने लेके आऊंगा। इसी तरह से जो फैकल्टी है वो हो सकता है बहुत वो हो, नामी हो, उसका बहुत अच्छा नाम हो, पर नाम होना और एक अच्छा टीचर होना दो अलग अलग बातें हैं। किसी भी जो टीचर है उसका फॉरेन में जाने का उसका रेशियो, फॉरेन ट्रिप, बाहर रहने का रेशियो, दूसरा उसका डेपुटेशन का रेशियो और उसका क्लास टीचिंग का रेशियो आप एक बार निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के टीचर्स का क्लास टीचिंग पे कितना फोकस है। और यहाँ पे रिमेडियल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, किसी स्टूडेंट्स को एडिशनल सपोर्ट देने के लिए क्लासेस आज तक नहीं हुई है। हो सकता है अभी कुछ जो नए लोग आए हैं ये बड़े जोश में हैं, इन्होंने की हो, पर इससे पहले के लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं किया। ऐसा मुझे यहाँ के ट्रेंड को देखने पे लगा, जो मैं अपने क्वेश्चन को खोजते खोजते पहुंचा उससे तो मुझे नहीं लगा। इसी तरह से अब हम देखते हैं जो नोटिफाइड नहीं होता है, जो नोटिफाइड है और जो फॉलो नहीं होता वो क्या क्या चीजें हैं। अब आप देखिए, सबसे पहला कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं नोटिफाई कर रखा ना कि हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, हम SC SC स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं लेंगे, ऐसा तो नोटिफाई नहीं कर रखा, लेकिन ये होता है। देखो न्यूज में भी आया हुआ है। और ये न केवल ये, आप इनटेक देख लीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स एमए में, एमफिल में, पीएचडी में जितने बच्चे इनटेक होता है उस लिस्ट में आप चेक कर लीजिए, आपको उसमें भी डेफिशिएंसी मिलेगी। दूसरा कि जितने लोगों ने एमफिल एंड पीएचडी सबमिट की है उसमें आप SC ST एंड ओबीसी इनका रेशियो देख लीजिए, तो भी आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से जो फाइनल परसेंटेज बनती है एमए के अंदर, उसमें जो रिजर्व कैटेगरी के किसी भी कैटेगरी का हो उसकी आप परसेंटेज देख लीजिए। इसके भी ऊपर आप ये देखिए कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके अंदर रिपीटेडली फेल किए गए स्टूडेंट्स। एक आधे कोर्स ऐसे पक्के रखे जाते हैं जिससे कि उन्हें टोटली या तो उनकी डिग्री कैंसिल होने की कर दी जाती है, 1 नंबर से 2 नंबर से उन्हें कोई अगर फेल होता हो तो हो जाए। ऐसे कितने जो है ना स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी पीएचडी सबमिटेड सबमिशन होने के लिए केवल एक कोर्स वर्क नहीं हुआ, कितने नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से ये हुआ है यहाँ पे। और ये केवल रिपीटेडली अगर सबके साथ हो तो चलेगा, पर ये केवल रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ ही होता है। अगला जो रूल फॉलो नहीं होता है वो देखिए, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी जो पेपर है वो पीएचडी की हैंडबुक 2023 में एप्लीकेबल था। यूनिवर्सिटी कैलेंडर 2022 जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ, अभी भी पड़ा हुआ, उसका मैं पेज नंबर भी नोटिफाई बताता हूँ, 34 to 35, 134 to 135 पे है, ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। यूजीसी रेगुलेशन 2000, यूजीसी गजट नोटिफिकेशन 2016 वो भी एप्लीकेबल नहीं है, उसमें भी लिखा हुआ है तो भी नहीं माना जा रहा। यूजीसी का रेगुलेशन 2022 का, इवन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसमें भी जो रूल्स है ये पेपर मैंडेटरी है लेकिन ये नहीं फॉलो किया जाता है। अगला जो गाइडलाइंस है वो बीआरएस के थ्रू, यानी बीआरएस को पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना पीएचडी करवाने की, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारी की सारी दारोमदार ले रखा है डीआरसी ने। अब डीआरसी जो बाकी रूल्स है उसके एप्लीकेबल करने की जिम्मेदारी भी डीआरसी की है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल नहीं है। जितने भी कोर्स कंटेंट्स हैं वो डीआरसी से एंड बीआरएस से अप्रूव होने चाहिए, लेकिन बीआरएस से कोई नहीं पूछा जाता। मैंने इवन आरटीआई से भी पूछने की कोशिश की तो भी बीआरएस से अप्रूव एक भी कोर्स नहीं मिला मुझे। इसके बाद में आप देखिए कि जो स्टूडेंट एक बार एडमिशन लेगा उसका पीएचडी में कोर्स वर्क वो 1 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आपके ऑर्डिनेंस जो मैंने आपको यूनिवर्सिटी कैलेंडर कोट किया है और जो नया वाला रूल है उसमें भी है, यहाँ पे 1 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। बैच 2022 जो पीएचडी का एडमिशन है 2022 में जिनका हुआ है वो अभी तक कोर्स
वर्क कंप्लीट करने की प्रोसेस में है। मई 2024 चल रहा है इस वक्त। अगर उनका अभी तक कोर्स वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप मुझे बता दीजिए एक साल किस तरह से मैनेज हुआ। 2022 में उनका एडमिशन हुआ है और 2024 मई तक उनका कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ है, तो ये रूल भी बहुत अच्छे से वायलेट होता है। अगर आप देखिए एमफिल एंड पीएचडी, सॉरी एमफिल अभी हटा दी गई है, तो नए रूल में इसको नहीं किया गया है। लेकिन जब हमने एडमिशन लिया था तो एमफिल के जिन लोगों ने कर रखा हो उन लोगों को कोर्स वर्क से एग्जम्पशन मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे भले ही एमफिल डी स्कूल से कर रखी हो, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से कर रखी हो, तब भी एग्जम्पशन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो आका है वो चाहते नहीं। अगला कोर्स वर्क में देखिए रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है, इसमें क्लियर प्रोविजन है न्यू रेगुलेशंस यूजीसी का 2022, जिसे इस वक्त की इसी कमेटी ने भी रिकमेंड किया है। उसके अकॉर्डिंग भी कोई भी स्टूडेंट चाहे उसका सुपरवाइजर एडवाइजरी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के थ्रू वो ऑनलाइन कोर्स ले सकता है। लेकिन यहाँ तो यहाँ के कोर्स ही नहीं लेने दिए जाते। अगला आप देखिए कि जब भी मेरिट बनती है, पीएचडी की मेरिट बनती है, तो उसके अंदर वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, वेटिंग होनी चाहिए उस लिस्ट में, उस मेरिट में वेटिंग लिस्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप अपनी मेरिट लिस्ट को याद करिए, वेबसाइट पे 2-3 पड़ी होंगी या पिछली भी निकलवा के देखी जा सकती है, कभी भी वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है। अगला आप देखिए तो ये कर कौन रहा है? ऑब्वियसली जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होता है। खास करके हमें दुख है कि वो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप जो लेफ्टिस्ट, जो पब्लिक के हितों की बात करने के लिए माना जाता है, जो इमोशनली बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, एक्चुअल में यही उसका फेस है। ये उन्हीं लोगों का किया हुआ है। अब मैं आपका ध्यान लेके आऊंगा कि पीएचडी स्टूडेंट्स को ही क्यों टर्न डाउन किया जाता है, क्यों उनको घुटनों पे लाया जाता है। सबसे पहली बात कि पीएचडी स्टूडेंट्स को ये ठीक उसी तरह से है जैसे परिवार में या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले बड़े को धमका दिया जाता है ताकि उससे छोटे वाले अपने आप काबू में आ जाए। यहाँ पे भी सेम चीज है, पूरा इंतजाम किया हुआ है। जितने भी पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छी तरह से आंखें खोल करके आप सोचो कि ये जो स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है इसमें पीएचडी के स्टूडेंट्स की आपस में यूनिटी ना बन जाए, वो आपस में बात ना कर ले, इसका पूरा इंतजाम किया हुआ है किस तरह से आपको डिवाइड करके रखा जाए। नंबर वन, ये तो मैंने पहले आपको बता दिया कि यहाँ पे स्टूडेंट बॉडी है ही नहीं किसी भी तरह, ना एमए में है, ना एमफिल में, ना पीएचडी में। एमफिल अभी है नहीं। तो सबसे पहला कि ये मैसेज पीएचडी के स्टूडेंट्स को घुटनों पे ला करके दिया जाता है मास्टर के स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे लिमिट में रहना है। दूसरा कि पीएचडी के स्टूडेंट बहुत थोड़े होते हैं और अलग अलग गाइड्स के अंडर में होते हैं। उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना और उनको उनका दिमाग ठिकाने लाना बहुत आसान होता है ना। उनकी यूनिटी ना बनने का बहुत सीधे सीधे तरीके हैं। सबको अलग अलग कोर्स करवा के रखा जाता है, अलग अलग टाइमिंग रखी जाती है, कुछ कोर्स कॉमन रखे जाते हैं, तो एक कोर्स में आपकी फ्रेंडशिप नहीं बन सकती, आपका विश्वास नहीं बन सकता। दूसरा, वो कैपेबल होते हैं बजाय कि मास्टर स्टूडेंट्स के मैच्योर होते हैं, उनको टीचिंग में उन्हें काम में लिया जा सकता है, उनको कोई असाइनमेंट का काम दिया जा सकता है, उनसे प्रोजेक्ट वर्क करवाया जा सकता है। जो भी प्रोजेक्ट लेते हैं, जिसका मैं मिसयूज की बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट वर्क करवाया पीएचडी स्टूडेंट से जाता है और उसका पैसा लोग मजे करते हैं। नेक्स्ट, कैसे होता है ये? अब इसका आप प्रोसीजर समझ लीजिए। सबसे पहले किसी भी पीएचडी स्टूडेंट्स को मास्टर का कोर्स ऑफर किया जाता है। मास्टर का कोर्स ऑप्ट करते टाइम कोई भी पीएचडी स्टूडेंट कभी ये नहीं कह सकता कि मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? एक मास्टर का स्टूडेंट कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? और सबसे बेकार वाला पेपर जिसमें लीस्ट स्कोरिंग होता है वो वाला इन्हें ऑफर किया जाता है। और मजेदार बात यह है कि इसका जो है ना मैटर, जो भी मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाएगा वो इस तरह से थोड़ा अनसिस्टमेटिक सा, अनसुटेबल, पिछले से लिंक, जो पिछला लिंक जो पेपर होगा मास्टर में तो पढ़ के आएंगे बच्चे, लेकिन आपको उसका लिंक नहीं पता है तो वो भी नहीं होगा। इसी तरह से जो क्लास में जब उसका डिस्कशन होगा तो केवल फॉर्मूले होंगे, वो भी स्लाइड्स पे चलेंगे, कोई मैथमेटिकल एक्सरसाइज नहीं कराई जाती। इसी तरह से कभी भी इवन रिक्वेस्ट करने पे भी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाई जाती। लेकिन जब भी वही टीचर जो कि क्लास में ये कहता होगा कई बार कि नहीं ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं ये मेरा अभी आज पढ़ के नहीं आया या मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, वही टीचर जब पेपर बनाएगा तो वो पूरा एलिट बन जाता है, उसे सब कुछ आता है। ठीक है।
और बहुत बार तो पीएचडी के कोर्स को केवल 1 नंबर से, केवल 2 नंबर से कर दिया जाता है। अगला आप देखिए कि ऐसा क्या चीज़ है जो आप और हमसे पीएचडी के स्टूडेंट से या सारे स्टूडेंट से नज़रों से दूर रखा जाता है। सबसे पहला कि यहाँ के बहुत सारे टीचर्स हैं, जो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं विदाउट लीव। या तो विदाउट लीव जाते हैं या जाकर के वहाँ पे जितने दिन की लीव लेके जाते हैं उससे कम लीव, उससे ज़्यादा दिन रुकते हैं। या अपने रिलेटिव्स को दिल्ली या किसी इंडिया में बुलाने के लिए वो किसी एसोसिएशन सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। क्योंकि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का बड़ा नाम है, इन पे कोई शक नहीं करता, कोई उनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता। तो वो बढ़िया फैमिली वेकेशन करने यहाँ आते हैं। जब इन्हें जाने की ज़रूरत होती है तो इनको एक सर्टिफिकेट वहाँ से मिल जाता है, ये वहाँ चले जाते हैं। या तो छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती या ऐसा ही एक फर्जी सर्टिफिकेट इनको मिल जाता है और ये वहाँ बाहर पहुँच जाते हैं। दूसरा, जो भी रिसर्च वर्क के लिए जो प्रोजेक्ट मिलता है उसके लिए जो फंड एलोकेट होता है, वो फंड होता है रिसर्च करने के लिए, गवर्नमेंट का पैसा होता है। लेकिन रिसर्च करवा ली जाती है पीएचडी स्टूडेंट से विदाउट खर्चे में, और उस फंड को फॉरेन जाने में, होटल में खाना खाने में या उसको इधर-उधर ट्रैवलिंग में अनाप-शनाप जगहों पे खर्च किया जाता है। इसी तरह से जो अपने नियर एंड डियर है उनको ओबलाइज करने में, उनको प्रमोट करने में, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो भी बोले, इनके खिलाफ कोई भी हल्का सा आँख उठाने की कोशिश करे, तो उसको ये बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। लिबर्टी तो इनको मिलती है, कोई भी इनकी सुप्रीमेसी को चैलेंज नहीं कर सकता। लीस्ट पॉसिबल वर्कलोड ये लोग एन्जॉय करते हैं। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि अगर आप वीडियो आपने देखा, आपको पसंद आया, तो से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करें। और जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम के सफ़रर रहे हैं, जिन्होंने इस चीज़ को सफ़र किया है, वो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू, कमेंट बॉक्स के थ्रू। इसी तरह से जो इस वक़्त डिपार्टमेंट में है, मैं उनसे गुज़ारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डरना छोड़ दो, दिन बदल गए हैं। अब ऐसा नहीं होने वाला है जो इतिहास में हुआ है, और आपको अपनी आवाज़ उठानी ही पड़ती है। पता नहीं कितने ही लोगों ने गुपचुप कितना सा अन्याय सहा होगा, कितना काम किया होगा इस उम्मीद में कि उनकी पीएचडी तो सबमिट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, डी स्कूल में पीएचडी सबमिशन का रेशियो देख लो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। पता नहीं आप जैसे कितने लोग यहाँ पे सर पे बोझा उठाते उठाते थक करके चूर हो गए, अपने आप छोड़ के चले गए, जिन्होंने बहुत काम किया था, जिन्होंने गाइड का भला करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, उनकी नज़र में यस मैन होने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी वो लोग बाहर फेंक दिए गए किसी न किसी बहाने से। तो आप यस मैन बनना बंद करो, टाइम पे अपनी पीएचडी सबमिट करने की कोशिश करो, अपना काम करो। और जहाँ आपको लगता है कि चीज़ें गलत हैं, कम से कम आप एक ईमेल तो लिख ही सकते हो। हेड को लिख सकते हो, रजिस्ट्रार को लिख सकते हो, वीसी को लिख सकते हो। लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं सुनता है। और अगर कोई कैपेबल बंदा सुन रहा हो, जिसके हाथ में थोड़ी-सी भी पावर हो, ज़्यादा हो तो बहुत बड़ी बात है, तो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करो। पता नहीं कितने ही लोगों को का करियर खराब हो गया होगा, कितने लोग डिप्रेशन में आ गए होंगे, कितने लोगों ने रिसर्च का रास्ता छोड़ दिया होगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कुछ हेल्प हमारी हो सके तो प्लीज़ आप हेल्प करिए। मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने कहा हो उससे आप एग्री होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।